गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लड एवं इट्स कंपोजिशन यानी ब्लड और उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और जो ब्लड और ब्लड के जो पार्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इंस्टीट्यूशन पुटअप होते हैं। तो आज अपने देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड यानी सबसे पहले अपने देखें ब्लड ब्लड क्या होता है। ब्लड को अपने बोलते हैं रक्त, या दूसरा नाम क्या होता है रुधिर। ब्लड को रक्त भी बोल देते हैं, रुधिर भी बोल देते हैं। ब्लड होता क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है ब्लड? तरल संयोजी उत्तक। ब्लड को क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक। सामान्यतया ब्लड कितना होता है मनुष्य के अंदर? सामान्यतया ब्लड की मात्रा देखें, मनुष्य में मात्रा, एक सामान्य मनुष्य के अंदर जो ब्लड की मात्रा होती है कितनी होती है? 5 लीटर। एक सामान्य मनुष्य के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर होती है। और अंग यानी जो ब्लड का निर्माण करते हैं, रुधिर का निर्माण करने वाले अंग को बोलते हैं हीमोपोएटिक अंग। क्या बोलेंगे? हीमोपोएटिक अंग। यानी रुधिर का निर्माण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? हीमोपोएटिक अंग। उसके बाद देखते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया। तो निर्माण की जो प्रक्रिया है यानी रुधिर निर्माण की प्रक्रिया, ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को अपने बोलते हैं हीमोपोएसिस। ब्लड निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोएसिस। ब्लड निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। यानी जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया इसको अपने क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। उसके बाद देखते हैं ब्लड की उत्पत्ति यानी ब्लड की उत्पत्ति। तो ब्लड की उत्पत्ति किससे हुई? मेसोडर्म से। ब्लड की उत्पत्ति किससे हुई? मेसोडर्म से। उसके बाद देखते हैं पीएच। तो ब्लड की जो पीएच है कितनी मानी जाती है? ब्लड की पीएच होती है 7.4। ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। उसके बाद देखते हैं कि ब्लड का जो अध्ययन है, ब्लड का अध्ययन, तो ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड के अध्ययन को अपने क्या बोलेंगे? हिमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिमेटोलॉजी। तो रक्त की क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। मनुष्य में इसकी मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर होती है। ब्लड का निर्माण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? हीमोपोएटिक अंग। निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोएसिस। ब्लड की उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म में। ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। और ब्लड के पार्ट के अंदर जैसे ब्लड का भाग या पार्ट बोलते हैं, ब्लड का भाग या पार्ट, तो ब्लड को दो भागों में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? एक तो होता है प्लाज्मा और सेकंड होता है रुधिर कणिकाएं। सेकंड कौन सा होता है? रुधिर कणिकाएं। तो अपने फर्स्ट जैसे प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। कितना होता है? 55%। और रुधिर कणिकाएं ब्लड का कितना परसेंट होती है? 45%। तो अपन देख लेते हैं 1 by 1, यानी प्लाज्मा कैसा होता है और रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं। तो अपन देखते हैं फर्स्ट प्लाज्मा, यानी फर्स्ट अपने देखेंगे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जैसे अपने लिखे प्लाज्मा, तो प्लाज्मा होता है रुधिर का तरल भाग, यानी जो ब्लड का रुधिर का तरल भाग। रुधिर का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रुधिर यानी ब्लड होता है, ब्लड का तरल भाग कैसा होगा? प्लाज्मा होगा। सेकंड क्या होता है? ये हल्का पीला होता है। हल्का पीला व क्षारीय प्रकार का होता है। रंग कैसा होता है? हल्का पीले रंग का व क्षारीय होता है। मात्रा की बात करें तो इसके अंदर 90% तो क्या होता है? जल व 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ व गैसें वगैरह होती है। कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। वो कितने होते हैं? 10%। कार्बनिक अकार्बनिक व गैसें वगैरह।
अब इसके अंदर जो 10% है, 10%, तो 10% में देखिए 7% तो इसमें प्रोटीन वगैरह होती है, 7% क्या होती है, प्रोटीन। और बाकी अपने 3% बात करें, 3% के अंदर इसके अंदर गैसें होती है, गैसें, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन, एंजाइम, गैसें, एंजाइम, सारी चीजें इसके अंदर होती है 3% में। गैसें होती है, एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, ये किस में होते हैं, 3% के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। गैसें, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जैसे हार्मोन, ये कितने होते हैं, 3% में। 7% प्रोटीन होती है, तो इंपॉर्टेंट प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन होती है, तो फाइब्रिनोजन होती है, एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन भी होती है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन भी होती है। इसके अतिरिक्त प्रोथ्रोम्बिन भी होती है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्लाज्मा के अंदर जो मेनली प्रोटीन होती है कौन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन होती है, एल्बुमिन होती है, ग्लोब्यूलिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है। इसमें रुधिर अपने बात करें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये किससे रिलेटेड होती है, रुधिर स्कंदन से। रुधिर स्कंदन यानी जो थक्का बनता है, थक्के से रिलेटेड होती है, रुधिर स्कंदन से रिलेटेड होती है। रुधिर स्कंदन के लिए उत्तरदायी होती है कौन कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। उसके बाद बात करें एल्बुमिन, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन की, तो एल्बुमिन है ये प्राशन के लिए उत्तरदायी होती है, प्राशन दाब को बनाए रखती है, प्राशन दाब को बनाए रखती है कौन, एल्बुमिन। ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी निर्माण में हेल्पफुल होती है, किसमें, एंटीबॉडी निर्माण, एंटीबॉडी निर्माण में हेल्पफुल होती है कौन, ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन तो एंटीबॉडी निर्माण में, फाइब्रिनोजन रुधिर स्कंदन में, प्रोथ्रोम्बिन रुधिर स्कंदन में, जबकि जो एल्बुमिन होती है, एल्बुमिन प्राशन दाब को बनाए रखने का कार्य करती है। तो ये तो अपने प्लाज्मा के बारे में बात होगी। इसके अतिरिक्त अपने बात करें प्लाज्मा को छोड़ के, अगला जैसे अपने बात करें रुधिर कणिकाओं की बात करें, तो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है प्रोटीन से। उसके बाद देखते हैं रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, तो रुधिर कणिकाओं से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, तो रुधिर कणिकाएं होती है, कितना परसेंट होती है, 45% होती है। ब्लड का कितना परसेंट, 45%। 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, शॉर्ट में बोल देंगे आरबीसी, रेड ब्लड पर्पल सेल, या रक्ताणु भी बोलते हैं, रक्ताणु, या एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, यानी लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट। सेकंड होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं या शॉर्ट में बोल देंगे डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल या ल्यूकोसाइट ही बोलते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होगी। इसके बाद थर्ड होती है रुधिर प्लेटलेट, रुधिर प्लेटलेट। थर्ड कौन सी थी, रुधिर प्लेटलेट। थर्ड कौन सी थी, रुधिर प्लेटलेट को बोलते हैं, यानी बिंबाणु बोल दो या रुधिर प्लेटलेट बोल दो, प्लेटलेट बोल दो या बिंबाणु बोल दो, ब्लड प्लेटलेट या प्लेटलेट, ये थर्ड होती है। तो ये तीनों की रुधिर कणिकाओं के टाइप है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या रुधिर प्लेटलेट। तो इनके बारे में देखिए अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे आरबीसी की बात करें, लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल या रक्ताणु या एरिथ्रोसाइट या आरबीसी। तो रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशतता होती है, प्रतिशतता, इनकी प्रतिशतता को, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को बोलते हैं हिमेटोक्रिट। लाल रुधिर कणिकाओं, ये रुधिर कणिकाओं की जो प्रतिशत मात्रा होती है इसको क्या बोलते हैं, हिमेटोक्रिट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रुधिर कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है, हिमेटोक्रिट कहलाती है। उसके बाद जो आरबीसी है, आरबीसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पुटअप होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है इनका जीवन काल क्या होता है,
तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 डे का। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। आकृति कैसी होती है? आकृति आकृति होती है उभयावतल। कैसी होती है? उभयावतल। उभयावतल का मतलब हो गया बाइकॉन्केव टाइप की। बाइकॉन्केव टाइप की इसकी आकृति होती है। आकृति के बाद जैसे रंग की बात करें, रंग, तो इनका जो रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। और लाल रंग किसके कारण होता है? रेड कलर हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रेड कलर होता है। किसका? आरबीसी का या रक्त का भी जो रेड कलर होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर होता है। और उसके बाद जैसे बात करें अपने जीवन काल हो गया, आकृति हो गया, रंग हो गया, और निर्माण कहाँ पे होता है? निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर। लाल अस्थि मज्जा भी बोल सकते हो, रेड बोन मैरो या अस्थि मज्जा भी बोल सकते हो इसको। तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा के अंदर। बोन मैरो या अस्थि मज्जा या लाल अस्थि मज्जा भी इसको अपने बोल सकते हैं। इसके बाद आरबीसी है। आरबीसी में प्रारंभिक अवस्था होती है। आरबीसी में प्रारंभिक अवस्था में कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक कोशिकांग उपस्थित होते हैं। केंद्रक व कोशिकांग उपस्थित कब होते हैं? प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन वयस्क में ये नष्ट हो जाते हैं। वयस्क में केंद्रक एब्सेंट होता है। किसमें? आरबीसी के अंदर। वयस्क में कोशिकांग व केंद्रक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो वयस्क आरबीसी में न तो केंद्रक पाए जाता है न कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है तो अपने पता है सिंपली इसमें क्रेब्स साइकिल के एंजाइम भी एब्सेंट होंगे। क्रेब्स साइकिल के एंजाइम, तो क्रेब्स साइकिल के एंजाइम क्या होते हैं? इसमें अनुपस्थित होते हैं। तो आरबीसी में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम। कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। फिर उसके बाद करें, जैसे अपने बात करें आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो आरबीसी के अंदर देखते हैं क्या क्या होता है आगे। यदि आरबीसी होती, आरबीसी को किस में रखो? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक यानी द्रव के अंदर इसको रखते हैं। किसको? आरबीसी को। तो ये क्या हो जाएगी? फूलेगी, फूलकर फट जाएगी, फूलकर फटेगी। इस क्रिया को बोलते हैं हीमोलाइसिस। फूलकर फटना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस। आरबीसी को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो ये फूल के क्या हो जाती है? फट जाती है। इसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। यदि आरबीसी को कौन से सॉल्यूशन में रखें? आईबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें। हाइपरटोनिक द्रव के अंदर रखें तो ये क्या होगा? सिकुड़ेगी। और सिकुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रीनेशन। सिकुड़ने की प्रक्रिया वो अपने क्या बोलते हैं? क्रीनेशन। आरबीसी का सिकुड़ना क्या कहलाता है? क्रीनेशन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो मर्त आरबीसी होती है, मर्त आरबीसी या अपने बोलते हैं प्लाज्मा लीमा का समूह। प्लाज्मा लीमा का मर्त आरबीसी या प्लाज्मा लीमा का समूह, इसको बोलते हैं आरबीसी का घोस्ट। आरबीसी का भूत बोलते हैं। आरबीसी का भूत। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है। आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान, तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? प्लीहा को। प्लीहा का अनदर नेम ब्लड बैंक भी बोलते हैं। प्लीहा को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। इसके बाद जैसे अपने बात करें यानी आरबीसी का ब्लड बैंक, आरबीसी है। आरबीसी
आरबीसी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? माइलोब्लास्ट। निर्माण करने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? माइलोब्लास्ट। आरबीसी निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? माइलोब्लास्ट कहलाती है। और आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एरिथ्रोपोएसिस क्या है? आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? माइलोब्लास्ट। और आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोएसिस। तो ये तो अपने सिंपली जैसे अपने बात करें आरबीसी की, और आरबीसी के अंदर अपने जैसे बात करते हैं कि जैसे अपने बात करें आरबीसी की मात्रा, आरबीसी की मात्रा, तो पुरुष के अंदर आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? पुरुष के अंदर होती है 52 लाख प्रति घन mm। जबकि महिला के अंदर इसकी मात्रा कितनी होती है? महिला के अंदर इसकी मात्रा होती है 47 लाख प्रति घन mm। प्रति घन 52 लाख प्रति घन mm और 47 लाख प्रति घन mm ये मात्रा होती है। 10% आरबीसी प्रतिदिन नष्ट होती है। 10% आरबीसी प्रतिदिन क्या होती है? नष्ट होती है। 10% आरबीसी प्रतिदिन नष्ट होती रहती है मनुष्य के अंदर। आरबीसी के अंदर एंजाइम कौन सा होता है? आरबीसी के अंदर एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम कौन सा पाया जाता है? कार्बनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बनिक एनहाइड्रेज क्या करता है? कार्बनिक अम्ल निर्माण 5000 गुना बढ़ा देगा। कितना बढ़ाएगा? 5000 गुना बढ़ा देता है। 5000 गुना बढ़ा देता है कार्बनिक अम्ल निर्माण कौन? कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो ये तो अपन ने छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें पढ़ी किसके बारे में? आरबीसी के बारे में पढ़ी। अब आरबीसी के बाद सेकंड वन अपना आ जाता है। जैसे बात करें तो सेकंड वन अपना आ जाएगा डब्ल्यूबीसी। इसको अपने बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलेट। श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलेट या ल्यूकोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट विशेषता क्या होती है? यानी जीवन काल की बात करें, जीवन काल, तो इनका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन या अधिक भी होता है इससे, कभी कभी 4 से 5 दिन या इससे अधिक होता है। और आरबीसी का जीवन काल कैसी होती है? रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन, कलरलेस होती है, केंद्रक युक्त होती है। कैसी होती है? कलरलेस और केंद्रक युक्त होती है। फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी अनुपात की बात करें, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी अनुपात, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना होता है? 600:1। एग्जाम में पूछा जाता है आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। फिर अपने जैसे बात करें संख्या की बात करें, संख्या कितनी होती है? 7000 प्रति घन mm इसकी संख्या होती है। 7000 प्रति घन mm इसकी संख्या होती है। निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा व लसिका उत्कोमे। अस्थि मज्जा व लसिका उत्कोमे इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा व लसिका उत्कोमे, इसका निर्माण होता है। फिर इसके बात करें, यानी जो
आरबीसी की अपने बात करें तो इसमें जो आरबीसी निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है उसको बोलते हैं माइलोसाइट। माइलोसाइट आरबीसी निर्माण करने वाली कोशिकाएं कहलाती माइलोसाइट। वे डब्ल्यूबीसी निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? माइलोसाइट। व निर्माण की प्रक्रिया माइलेकाइसिस कहलाती है। माइलेकाइसिस डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? माइलेकाइसिस। इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया माइलेकाइसिस कहलाती है। डब्ल्यूबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपने बोल देते हैं माइलेकाइसिस बोल देते हैं डब्ल्यूबीसी का निर्माण की प्रक्रिया। और ये डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी रक्त नलिका से बाहर निकल के नष्ट होती है। रक्त नलिका से बाहर निकलकर नष्ट होती है और नष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है डाइपिडेसिस। यह डब्ल्यूबीसी रक्त नलिका से बाहर निकल के नष्ट होती है और नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइपिडेसिस। और इनके टाइप्स की बात करें डब्ल्यूबीसी के, तो डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। एक तो होती है कैसी? ग्रेन्युलोसाइट। डब्ल्यूबीसी के टाइप की बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कैसी होती है? एक तो होती है कणिकामय को अपने शॉर्टली बोल देते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और एक होती है अकणिकामय को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। और तो इसमें ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट के भी तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो न्यूट्रोफिल एक होती है न्यूट्रोफिल और एक होती है बेसोफिल। अकणिका में ये भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। तो न्यूट्रोफिल क्या होती है? यानी संख्या में सबसे अधिक होती है। संख्या में सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। संख्या में सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी, संख्या में सबसे अधिक। और कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय होती है। न्यूट्रोफिल कैसी होती है? बहुकेंद्रकीय। ये विशेषता होती है। न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होती है, बहुकेंद्रकीय होती है और इसकी मात्रा होती है कितनी? 62%। कितनी मात्रा होती है? 62% मात्रा होती है। फिर इयोसिनोफिल है। इयोसिनोफिल के अंदर एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है किसमें? इयोसिनोफिल के अंदर। और इयोसिनोफिल की मात्रा कितनी होती है? इयोसिनोफिल की मात्रा की बात करें तो लगभग 2.5% होती है। कितनी? 2.5%। फिर थर्ड होती है बेसोफिल। तो बेसोफिल बेसोफिल के अंदर हिस्टामिन व हिपेरिन का संश्लेषण होता है। हिस्टामिन व हिपेरिन का संश्लेषण होता है किसमें? बेसोफिल के अंदर। और इसको मास्ट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्ट सेल। और अभिरंजित किससे होती है? क्षारीय अभिरंजित किससे होगी? बेसोफिल किससे अभिरंजित होती है? क्षारीय अभिरंजक। और क्षारीय अभिरंजक कौन सा होता है? मिथाइलिन ब्लू। कौन से अभिरंजक से अभिरंजित होती है? क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन ब्लू। हिस्टामिन व हिपेरिन का इसके अंदर संश्लेषण होता है। और बेसोफिल, तो ये इनकी विशेषता। देखो डब्ल्यूबीसी में एक तो ग्रेनुलोसाइट होती है, एक एग्रेनुलोसाइट होती है। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल होती है। न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी होती है, बहुकेंद्र की होती है, 62% मात्रा होती है। इयोसिनोफिल अति संवेदनशील यानी एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है, 2.5% होती है। बेसोफिल 0.5% होती है। मास्ट सेल भी बोलते हैं। हिपेरिन व हिस्टामिन का इससे संश्लेषण होता है
और फिर उसके बाद जैसे अपने देखते हैं मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी होती है, बक्सकाणु का कार्य करती है। लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निर्माण में हेल्पफुल होती है। उसके बाद जैसे अपने बात करें थर्ड अपना रुधिर पट्टिकाणु। थर्ड कौन सा है? रुधिर पट्टिकाणु। रुधिर पट्टिकाणु या ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। रुधिर पट्टिकाणु, रुधिर पट्टिकाणु, रुधिर पट्टिकाणु या ब्लड प्लेटलेट भी बोलेंगे, ब्लड प्लेटलेट। अब इस रुधिर पट्टिकाणु की आकृति कैसी होती है? आकृति कैसी? अनियमित आकृति की होते हैं। कैसे होते हैं? आकृति कैसी होती? अनियमित आकृति की, कोई नियमित आकृति नहीं होती। आकृति कैसी थी? अनियमित होती है। फिर इसमें केंद्रक कैसा होता है? केंद्रक कैसा होता है? अनुपस्थित होता है। केंद्रक के बाद इसका जैसे अपने बात करें, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? ब्लड प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा में, यानी जो बोन मैरो होती है अस्थि मज्जा के अंदर, और मेगाकैरियोसाइट सेल होती है लाल अस्थि मज्जा में, उससे होता है। मेगाकैरियोसाइट से लाल अस्थि मज्जा के अंदर। फिर उसके बात करें जो रुधिर पट्टिकाणु है, यानी इनका विघटन कहाँ पे होगा? रुधिर पट्टिकाणु का विघटन होता है पलिहार के अंदर, यानी इनका विघटन कहाँ पे होता है? पलिहार के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? पलिहार के अंदर। जीवन काल देखें, जीवन काल, तो प्लेटलेट का जो जीवन काल होता है, प्लेटलेट का जीवन काल होता है अपना 5 से 7 दिन का। कितना होता है? 5 से 7 दिन। इसके अंदर प्रोटीन कौन सी होती है? प्रोटीन की बात करें, यानी प्लेटलेट के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? तो थ्रोम्बोस्थिनीन प्रोटीन होती है। थ्रोम्बोस्थिनीन प्रोटीन पाई जाती है प्लेटलेट के अंदर। फिर इसकी बात करें संख्या कितनी होती है? संख्या, तो इनकी संख्या होती है लगभग 3 लाख के करीब। 3 लाख के करीब इनकी संख्या होती है। फिर ब्लड के फंक्शन की बात करें तो O2 का परिवहन करता है ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ताप नियंत्रण में सहायक होता है। इसके जो डाइजेशन वगैरह उसमें भी हेल्पफुल होता है ब्लड। तो ब्लड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपने जीवन के अंदर। रुधिर का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, और रुधिर से रिलेटेड क्वेश्चन सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।